1, 2, 3, come on! Come on, come on. हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस की जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन। इसके पहले हमने लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन को ख़त्म किया था और आज हम इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंटेक्स क्वेश्चन। मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। सबसे पहला क्वेश्चन आपका पेज नंबर 95 में है। मैंने जब थ्योरी क्लास करवा रहा था तब भी थोड़ा बहुत इसके आइडिया मैंने दिया था, पर अब डिटेल्स में थोड़ा हम देख लेंगे कि कैसे हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सभी कुछ बहुत सिंपल हो जाता है, लेकिन मल्टी सेलुलर एनिमल जैसे कि ह्यूमन है, इसके लिए हमारा जो डिफ्यूजन बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो ये क्यों ऐसे होता है ये हम देखेंगे। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल may not be in direct contact with the surrounding environment। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो बॉडी के अंदर भी होते हैं, डायरेक्ट कंटैक्ट एनवायरनमेंट के साथ में नहीं होते हैं, जिसके वजह से दस सिंपल डिफ्यूजन इन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन वहीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की पूरे बॉडी जो होती है वो सराउंडिंग के साथ कंटैक्ट में रहती है, जिसके वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस में उनका ऑक्सीजन क्या जितना रिक्वायरमेंट हो वो मिल जाता है। लेकिन डिफ्यूजन प्रोसेस ह्यूमन बींग को ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सेल जो है डायरेक्ट कंटैक्ट में एनवायरनमेंट के नहीं है, तो डिफ्यूजन हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नंबर 2। बहुत आसान था नंबर 1। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज एलिव। कोई भी चीज़ एलिव है, ये आपकी फर्स्ट जब स्टार्ट हो रहा था चैप्टर तब इस बातों का जिक्र किया गया था। तो हम कौन कौन सी क्राइटेरिया देखते हैं और बताते हैं कि कोई जो चीज़ है, कोई बॉडी है वो लिविंग है। तो बहुत सारे उसकी मूवमेंट्स वगैरह को हम विजिबल मूवमेंट्स के बारे में हमने बात किया था। तो लिखने का तरीका देख लेते हैं थोड़ा। एनी विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीदिंग और ग्रोइंग इज जनरली यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज एलिव और नॉट। सो जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ एलिव है कि नहीं है उसको देखने के लिए कुछ मूवमेंट, विजिबल मूवमेंट जो है, मार्केबल मूवमेंट को हम पहले देखते हैं, जैसे कि वॉकिंग, ब्रीदिंग, ग्रोइंग, ये सब चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं। However, a living organism can also have movement which are not visible to the naked eye। हम बताए थे जब ये थ्योरी करवा रहे थे, तो ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिसकी की मूवमेंट बिल्कुल पता नहीं चलती है, हम ऐसे नेकेड आई से देख नहीं सकते, लेकिन वो लिविंग हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो ग्रोइंग और ब्रीदिंग, वॉकिंग उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ मॉलिकुलर मूवमेंट इनसाइड द ऑर्गेनिज्म यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज एलिव और नॉट। तो सबसे मेन जो तरीका हो गया ये, हम देखेंगे सेलुलर मूवमेंट हो रही है कि नहीं। अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर मूवमेंट होती है तो वो लिविंग है। तो ये हो जाती है नंबर 2 की आंसर। ये भी उतना डिफिकल्ट नहीं था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। What are outside raw material used for by an organism। तो कौन कौन सी आउटसाइड रॉ मटेरियल है जो ऑर्गेनिज्म यूज करता है, बाहर से जो चीज़ उसे मिलता है। देखिए उसकी आंसर, एन ऑर्गेनिज्म यूज आउटसाइड रॉ मटेरियल मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फूड। बाहर से जो रॉ मटेरियल मिलती है मेनली वो क्या है, फूड है। उसके बाद क्या है, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेस आर आल्सो कार्बन बेस्ड। तो ये चीज़ ब्रैकेट में बता दिया गया है कि बहुत सारे जो हम लोग के फूड सोर्सेस वो कार्बन बेस्ड होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, उसके साथ साथ ऑक्सीजन बेस्ड होते हैं। तो द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन बी क्वाइट वेराइड डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। तो जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म रहता है उसका बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की रॉ मटेरियल उसे चाहिए आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, बॉडी से बाहर किस प्रकार के रॉ मटेरियल उसको चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है और एक क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ये पेज नंबर 95 का आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी हम देखते हैं। तो ये क्या है, देखिए,
व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी प्रोसीजर अपनाते हैं। हम आपको बताए थे यहाँ इस चैप्टर में तो चार चीज़ के बारे में बताया गया है, तो उसी चीज़ को आप लिख दो। क्या क्या लाइफ प्रोसेस होती है वही इसकी आंसर हो जाएगी। लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, दीज आर द एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ। एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए ये 4 चीज़ जरूरत पड़ती है। तो उन चारों का आप नाम लिख दीजिए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती है इस प्रकार की क्वेश्चन, सेपरेट करने वाला, डिफरेंस करने वाला। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं। सबसे पहला ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में होता क्या है? फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है और वाटर, ये एक सिंपल मटेरियल से जिसमें कि फूड सिंथेसाइज होता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो कि प्लांट में होता है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो फूड इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द ऑटोट्रोप्स। हमें फूड कहाँ से मिलती है? हम तो हेट्रोट्रोप्स हैं। हमें फूड कहाँ से मिलती है? ऑटोट्रोप से मिलती है, या तो डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली, पर हेट्रोट्रोप से मिलती है। एंड दिस फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और हमारे एंजाइम के द्वारा ये फूड हमारा ब्रोकन डाउन होती है। ठीक है, सिंपल फूड में बदलते हैं, कॉम्प्लेक्स जो फूड होते हैं वो सिंपल फूड में बदल जाते हैं। नेक्स्ट, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की दूसरी पार्ट को देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट इज नेसेसरी। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करने के लिए हमारे ग्रीन पिगमेंट जो होते हैं, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ही अगर बात करें तो नो पिगमेंट इज रिक्वायर इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि हम अपने बॉडी में खुद फूड तो बनाते नहीं हैं, तो हमारे ग्रीन पिगमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द डे। फूड जो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जब होता है तो प्लांट में होता है। प्लांट को क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, तो जनरली ये डे टाइम में ही होता है। और फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम। और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए फूड तो कभी भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 4, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर हमने पहले बात किया था ग्रीन प्लांट्स, तो सभी को पता है, हम छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ग्रीन प्लांट जो है वो ऑटोट्रोप न्यूट्रिशन में जाते हैं, और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी है जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑल एनिमल्स एंड फंगाई। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन एनिमल एंड फंगाई, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट एंड बैक्टीरिया। ये चीज़ आप थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल मिलती है वो कहाँ से मिलती है? बहुत आसान है, ये तो 3-4 स्टैंडर्ड के हैं, बस थोड़ा राइटिंग प्रोसेस को आप देख लेना। द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है? द रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंटर फ्रॉम द एटमोस्फियर थ्रू द स्टोमाटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे मेन चीज़ है जो प्लांट को ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और वो प्लांट बॉडी में कहाँ से? स्टोमाटा से एंटर करती है, जो कि लीफ में होता है। फिर वाटर इज ऑब्जर्व फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट रूट। प्लांट की जो रूट होती है वो वाटर को ऑब्जर्व कर लेती है। उसके बाद सनलाइट एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चर of food is absorbed by the chlorophyll and other green parts of the plant। और जो उसको चाहिए सनलाइट चाहिए, सनलाइट कहाँ से ऑब्जर्व होती है? क्लोरोफिल। तो कुल मिला के कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि स्टोमाटा ऑब्जर्व कर लेता है, वाटर चाहिए जो कि वो रूट ऑब्जर्व कर लेता है, सनलाइट चाहिए जो कि क्लोरोफिल ऑब्जर्व कर लेता है, और इस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के अंदर। तो ये सब रॉ मटेरियल से जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टोमक के अंदर जो एसिड होती है वो एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कभी अगर पूछ ले कि स्टोमक के अंदर कौन सी एसिड पाई जाती है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। और इसका रोल क्या होता है स्टोमक के अंदर? तो सबसे पहले देख लेते हैं रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। तो एसिड को आप ब्रैकेट में क्या HCl भी मेंशन कर देना, ताकि बहुत अच्छे से क्या मतलब पूरा क्लैरिफाई हो जाए।
तो HCl जो एसिड है उसकी काम क्या है, इट किल्स द जर्म प्रेजेंट इन द फूड, फूड के अंदर जो भी जर्म्स होती है उसे वो किल करता है, एंड मेक द फूड एसिडिक, और फूड को एसिडिक बना देता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, सो द पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन, और पेप्सिन जो है वो डाइजेस्ट कर पाए प्रोटीन को, एसिडिक फूड को ईजिली वो पेप्सिन क्या करती है, डाइजेस्ट कर पाती है। तो ये हो जाता है हमारा जो स्टोमक के अंदर एसिड होने का फ़ायदा या उसके रोल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शंस क्या है। तो इसके आंसर देख लेते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज एमिलेज, लिपेज, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, ये सब एंजाइम है बच्चों, ठीक है, एटसेट्रा, हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपल वन। कम्प्लेक्स फूड से तो बॉडी ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएगा, तो अब कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपल फूड पार्टिकल में बदलने का काम करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे कि कुछ डाइजेस्टिव के एंजाइम्स हैं एमिलेज, लिपेज, पेप्सिन और ट्राइप्सिन, ठीक है। These simple particles can be easily absorbed by the blood and thus transported to the all cell of the body। तो ये सिंपल पार्टिकल होने के बाद इसमें से क्या होगा, ब्लड अब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लड अब्जॉर्ब करके उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू absorb digested food। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से डिजाइन की जाती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड को अब्जॉर्ब कर ले। तो इसको मैंने डायग्राम में आपको बताया भी था, विल्ली वगैरह की बात, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की बात की थी, ठीक है, वो जो, तो ये सब चीज़ हम बात करेंगे अभी। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द विल्ली। तो यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर में बहुत सारे मिलियंस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोजेक्शंस है, जिसको हम विल्ली भी कहते हैं, ठीक है। एंड दिस विल्ली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द फूड अब्जॉर्प्शन, और विल्ली के वजह से इंटेस्टाइन के अंदर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब हो सके फूड। एंड विद इन दिस विल्ली मेनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट दैट अब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड एंड कैरी इट टू द ब्लड स्ट्रीम। और इसके साथ साथ क्या होता है, इस विल्ली के अंदर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि अब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड को और वो कैरी करते हैं ब्लड स्ट्रीम के साथ डाइजेस्टेड फूड को, ठीक है। एंड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम के साथ बहत के जाते हैं कौन सी, एंड द अब्जॉर्ब फूड इज डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और वो ब्लड स्ट्रीम के साथ में जितने भी अब्जॉर्ब फूड होते हैं वो डिलीवर हो जाते हैं बॉडी के दूसरे पार्ट तक, ठीक है। तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है डाइजेस्ट होते हैं हमारे फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी पेज नंबर 105 में पहला क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरत है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल को भी ज़रूरत है और एक्वाटिक एनिमल को भी ज़रूरत है, लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल को क्या बेनिफिट है इन कंपैरिजन टू एक्वाटिक एनिमल ये ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन करने में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी आंसर। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो compared to the amount of oxygen in air, the rate of breathing in aquatic organism is much more faster than that seen in terrestrial organism। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही लेते हैं, और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर है, वाटर के अंदर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन इन द एयर में 21% होती है, ठीक है। और जो वाटर के अंदर हमारे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम है। तो क्या होता है इससे, जो ब्रीदिंग एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनको बहुत जल्दी सांस लेना पड़ता है, पर टेरेस्ट्रियल एनिमल को ऐसा करना नहीं पड़ता। देयरफॉर अनलाइक एक्वाटिक एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल डू नॉट हैव टू शो वेरियस एडेप्टेशन फॉर बेटर गैसियस एक्सचेंज। और हमारे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उसको ये बेटर गैसियस एक्सचेंज के लिए अलग अलग तरीका अपनाना नहीं पड़ता, लंग से ही काम चल जाता है और सफिशेंट अमाउंट ऑफ एयर में हमारा ऑक्सीजन होता है। तो ये बेनिफिट होता है हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल को इन कंपेरिजन टू एक्वाटिक एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज
ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको डायग्राम के साथ बहुत अच्छे से बताया था, तो ये डायग्राम को आप डायरेक्ट बुक के जो अंदर है वहाँ से आप इसको लिख लेंगे कि किस तरह से ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। तो लिखने का तरीका क्या है, ग्लूकोज इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड द पायरोवेट। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो है ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, जिसे हम पायरोवेट कहते हैं। होता कहाँ पर है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। एंड पायरोवेट इज फर्दर ब्रोकन डाउन इन द फॉलोइंग वेज टू प्रोवाइड द एनर्जी। और फिर जो पायरोवेट है वो और 3 प्रोसेस में हमें क्या वो ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी देती है। सबसे पहले तो ये लिख दीजिएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती कहाँ पर है, ईस्ट में। ये क्या बाई प्रोडक्ट देते हैं, इथानॉल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और एनर्जी देते हैं। एनर्जी तो हमारा मेन चीज़ है, ये तो होना ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन का मकसद ही है किस तरह से एनर्जी निकल रही है उसको बताना है। तो 3 प्रोसेस है वो दिखाना है, तो ये पूरा आप डायग्राम को बना देंगे। फिर दूसरा प्रोसेस होता है पायरोवेट को कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में, कैसे, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये होती कहाँ पर है, हमारे मसल्स में होते हैं। इसमें बाई प्रोडक्ट क्या निकलती है, लैक्टिक एसिड निकलती है, उसके साथ साथ एनर्जी निकलती है जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल से लैक्टिक एसिड। उसके बाद लास्ट तरीका क्या होता है, ये होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और एनर्जी। तो ये एनर्जी तो हमें चाहिए, तो ये एनर्जी हमारा यहाँ भी चाहिए, एनर्जी यहाँ भी चाहिए, एनर्जी यहाँ भी चाहिए। तो ये 3 प्रोसेस से हमारा एनर्जी मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आसानी से, बस डायग्राम को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं ह्यूमन बींग में। तो देख लेते हैं यहाँ पर, हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ऑल द बॉडी सेल्स फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है वही ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए। एंड द हेमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड गेट्स अटैच्ड टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्रीदिंग। तो देखिए यहाँ पर जो हेमोग्लोबिन पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है ब्लड में, वो अटैच होता है कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से जो हमें कार्बन ऑक्सीजन मिलती है। एंड इट दस फॉर्म्स ए ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड द ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सी हेमोग्लोबिन मतलब हेमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन अगर चला जाए तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है। तो ये फॉर्म करता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन को, एंड ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड में ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजनेटेड हो गया। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द बॉडी सेल्स बाय हार्ट। और आपको पता है हार्ट से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचती है। आफ्टर गिविंग अवे ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल, ब्लड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद ऑक्सीजन बॉडी के हर पार्ट में पहुंचने के बाद वहाँ बॉडी में काम होता है, जितने भी सेलुलर रेस्पिरेशंस होते हैं उसके बाद वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है काम होने के बाद। नाउ द ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड हो गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड। सिंस हेमोग्लोबिन पिगमेंट हैज लेस एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति हेमोग्लोबिन का लेस एफिनिटी, लेस लगाव माने कम लगाव होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है डिजॉल्व फॉर्म में। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स alveoli एंड टेक्स ऑक्सीजन इन रिटर्न। और ये फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है वो कहाँ चला जाता है, लंग में चले जाता है, और वहाँ से फिर वो प्यूरिफाई होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर फिर रिटर्न हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बींग्स में। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपको मैंने बताया था बैलून लाइक स्ट्रक्चर, याद कीजिए, जूम करके भी आपको मैं दिखाया था। जो एंड हो जाते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर में, आपकी जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स है वो alveoli में चेंज हो जाते हैं ब्रांच बन के। ये सारी चीज़ें को यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर बताया गया कि लॉन्ग की डिज़ाइन जो ह्यूमन बींग में वो कैसी होती है जिसकी वजह से वो एरिया मैक्सिमाइज हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या वहाँ पर ऑक्सीजन आ सके। कैसे होते हैं, लिखते हैं, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज दैट सराउंड द alveoli एंड गैसेस प्रेजेंट इन द alveoli। तो ये गैसेस एक्सचेंज होती कैसे है,
बिटवीन द ब्लड कैपिलरी एंड सराउंडिंग द अल्वेली, ब्लड कैपिलरी जो कि अल्वेली के चारों तरफ होते हैं और गैसेस प्रेजेंट इन अल्वेली, अल्वेली के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं उन दोनों के अंदर क्या गैसेस एक्सचेंज होते हैं। दस अल्वेली आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अगर हम कहें कि अल्वेली ही गैसेस एक्सचेंज की साइट है तो गलत नहीं होगा। द लंग्स गेट फिल्ड अप विथ एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एज द रिब्स आर लिफ्टेड अप एंड डायफ्राम इज फ्लैटेड। तो जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारा डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है, हमारे रिब्स लिफ्ट अप हो जाते हैं, बल्जिंग आउट हो जाते हैं, जिससे कि लंग्स ज़्यादा से ज़्यादा एयर को ले पाए। एंड द एयर दैट इज रस्ट इनसाइड द लंग्स फिल्स द न्यूमरस अल्वेली प्रेजेंट इन द लंग्स। और आपको पता है कि लंग्स के अंदर में बहुत सारा अल्वेली प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे हम ले लेते हैं ऑक्सीजन को या सांस लेते हैं तो वो लंग्स के अंदर जो अल्वेली होती है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर वो सारे फुल हो जाते हैं। ईच लंग कंटेंट 300 to 350 मिलियंस अल्वेली, और लंग्स के अंदर 300 से 350 मिलियन अल्वेली होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को हम ले पाएँ, ठीक है। एंड दिस न्यूमरस अल्वेली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज मेकिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन मोर एफिशिएंट। और ये अल्वेली के काम क्या है, ये इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को ताकि गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, ज़्यादा एफिशिएंट हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 110 जो पेज में क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन सी कंपोनेंट इन्वॉल्व है एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स। अच्छा, आपको सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं लिखना, उसकी फंक्शंस भी लिखता है, कौन कौन सी कंपोनेंट है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी एक एक करके फंक्शंस भी लिखनी है। तो इसे देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला चीज़ लिखने का तरीका, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग आर, सबसे पहले हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स है। तीन चीज़ जो है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मेन पार्ट है। तो उसकी फंक्शंस भी हम देख लेते हैं। हार्ट क्या करते हैं, हार्ट पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड इट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट एंड सेंड दिस इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो हार्ट की क्या काम है, ये पंप करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, बॉडी के चारों तरफ पहुंचाती है। इसके अलावा ये रिसीव भी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेरियस पार्ट से, बॉडी की वेरियस पार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है और ये भेजती है इम्प्योर ब्लड को कहें या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में फिर से ऑक्सीडाइज होने के लिए, ऑक्सीजन उसके अंदर आने के लिए ब्लड में, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं दूसरा कंपोनेंट ब्लड। इसकी फंक्शन क्या है, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आपको सब पता है ब्लड एक फ्लूइड ही तो है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और इसकी काम क्या है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट। तो ब्लड बहुत सारा काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है सबसे पहले ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है जो हम अब्जॉर्ब करते हैं फूड से, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, लंग्स तक पहुंचाता है, और बहुत सारे नाइट्रोजनियस वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है जो कि किडनी तक पहुंचाता है, ठीक है। वो नाइट्रोजनियस वेस्ट जैसे कि हम कह लें यूरिया, यूरिक एसिड, इसको भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड का। उसके बाद ब्लड वेसल, ब्लड जो वेसल जो नस होते हैं, क्या क्या होते हैं ब्लड के अंदर जो वेसल्स, एक तो आर्टरी हो जाते हैं, वेन हो जाते हैं, कैपिलरीज हो जाते हैं, ये छोटे छोटे पतले पतले ट्यूब्स होते हैं ब्लड वेसल। इनकी काम क्या है, इट कैन कैरी द ब्लड आइदर फ्रॉम अवे टू द हार्ट, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स और फ्रॉम वेरियस ऑर्गन बैक टू द हार्ट। तो ये ब्लड वेसल्स जो है ये एक प्रकार के रास्ता है, एक पाइप है। तो ये क्या करते हैं, ब्लड को हार्ट तक पहुंचाते हैं और हार्ट से ब्लड को लेकर के जाते हैं दूसरे पार्ट्स तक, ठीक है। तो ये काम हो गया ब्लड वेसल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Why is it necessary to separate the oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? देखिए mammals और birds में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना क्यों जरूरत है। मैंने आपको जैसे बताया था कि एम्फीबियंस के केस में ये थोड़े ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिक्स हो जाते हैं तो उसको टॉलरेट कर लेते हैं क्योंकि उनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे मैमल्स और बर्ड में। तो ये सेपरेट करना क्यों जरूरी है, सिंपल भाषा में तो मैं तो समझा ही दिया था कि ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिक्स हो जाएंगे तो नेचुरली प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसे हम थोड़ा
किताबी भाषा में जो आंसर हमें चाहिए एग्जाम में उसके लिए हम उस हिसाब से लिखते हैं। क्या होते हैं देखिए, डिटेल्स में थोड़ा देखेंगे। वार्म ब्लडेड एनिमल सच एज बर्ड एंड मैमल्स मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय कूलिंग देमसेल्फ व्हेन दे आर इन द हॉटर एनवायरनमेंट एंड बाय वार्मिंग द बॉडी व्हेन दे आर इन द कूलर एनवायरनमेंट। तो जैसे देख, वार्म ब्लडेड एनिमल, हम भी तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं ना, तो जैसे कि बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को। कैसे? अगर कूलिंग एनवायरनमेंट में चले गए तो बॉडी को हीट करके, और हीटिंग एनवायरनमेंट चले गए तो बॉडी को कूल करके, इस तरह से वो बॉडी को मेंटेन करते हैं। हेंस दीज एनिमल्स रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर मोर सेलुलर रेस्पिरेशन सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो इतना सारा काम हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करना पड़ रहा है हमें, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन को रेस्पायर करते हैं ताकि सेलुलर रेस्पिरेशन हो सके और एनर्जी जो है वो हमारा मेंटेन होता रहे, बॉडी टेम्परेचर हमारा मेंटेन होता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी भी हमें ज़रूरत पड़ती है और बॉडी टेम्परेचर को हम मेंटेन कर लेते हैं। Thus, it is necessary for them to separate oxygenated and deoxygenated blood। तो इसलिए जरूरी पड़ता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट किया जाए, और उसके लिए अलग अलग हमारे जो पाइप्स भी होते हैं, हमारे वेन होते हैं और आर्टरी होते हैं। ठीक है, वेन में आपकी इम्प्योर ब्लड जाती है जो हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है। सो दैट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एफिशिएंट एंड कैन मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट मूव करना जरूरी है और सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसके वजह से ये मोर एफिशिएंट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। देखिए, हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट की बात कर रहा है। ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ट्रांसपोर्ट के। तो इसके तो दो ही चीज़ ट्रांसपोर्ट करना है, ये तो मूव कर नहीं सकते, स्टेशनरी है, मैंने सारा थ्योरी क्लास में आपको बता भी दिया था। तो इसमें दो ही चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो फूड का और एक आपकी सॉल्ट एंड मिनरल्स का। तो इसके लिए दो पार्ट्स हैं, ये डिस्कस करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। दो प्रकार के टिश्यू हैं जो काम करते हैं, जाइलम है और फ्लोएम है। मैंने आपको बताया था फ से फ्लोएम, फ से फूड, फूड ट्रांसपोर्ट करती है आपकी फ्लोएम, और जो बच गया जाइलम वो ट्रांसपोर्ट करती है आपको वाटर को। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहला जो कंडक्टिंग टिश्यू क्या है, जाइलम है। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो देखिए, ये जो है जाइलम क्या है, ये सॉल्ट और मिनरल्स वाटर को कंडक्ट करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। किसके थ्रू से? रूट के थ्रू से वो कलेक्ट करके जाइलम टिश्यू ही वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराती है। और दूसरी चीज़ हो जाते हैं फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि फूड बनती कहाँ का है, लीव्स में। लीव्स को हम फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। तो फ्लोएम बनती कहाँ पर, हमारी जो फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड। कहाँ से? तो लीव्स से। तो इट ट्रांसपोर्ट द एमिनो एसिड एंड फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स। लीव्स से एमिनो एसिड को और फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दोनों की काम हो गई, यही है ट्रांसपोर्टिंग क्या जो कंपोनेंट्स हमारे ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट में। इसके आंसर देखते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू और ट्रैकेट्स भी हम बोलते हैं, वेसल्स भी बोलते हैं, ऑफ द रूट्स, स्टेम एंड लिप्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल दैट रीचेस ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट। तो देखिए, यहाँ पर जो है हमारे जाइलम टिश्यू है और ट्रैकेट्स हम बोल सकते हैं, वेसल्स बोल सकते हैं, रूट्स के अंदर होते हैं। ये क्या होते हैं, सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसके वजह से ये कंटिन्यूस सिस्टम वाटर की जो ट्रांसपोर्ट हो सके इसके लिए काम करें। ठीक है, एक चैनल के जैसे काम करते हैं। जैसे आप होते हैं ना, कैनाल होते हैं, तो आपके खेत के साइड में अगर कैनल गया हुआ है तो हर खेत को वो पानी प्रोवाइड कर सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो वाटर ट्रांसपोर्ट होना है या मिनरल ट्रांसपोर्ट होना, तो एक चैनल क्रिएट करते हैं और सब इंटरकनेक्टेड रहते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब कनेक्ट रहते हैं उसमें। अच्छा, उसके बाद क्या, ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स ए सक्शन प्रेशर एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच वाटर इज फोर्स इनटू द जाइलम सेल टू द रूट। और ये जो ट्रांसपिरेशन होते हैं, ट्रांसपिरेशन होते कहाँ हैं, प्लांट के एरियल पार्ट में। एरियल पार्ट में कौन है, लीव्स है। तो लीव्स से जब वाटर लॉस होता है तो एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से ये वाटर
फोर्स होता है हमारे रूट के थ्रू से क्या ऊपर जाने के लिए जाइलम में, ठीक है, मूव करते हैं। उसके बाद देन देयर इज ए स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट जाइलम टू ऑल द प्लांट पार्ट्स थ्रू द इंटरकनेक्टेड वाटर कंडक्टिंग चैनल। और ये वाटर कंडक्टिंग के चैनल के थ्रू से वो जो रूट जाइलम से वाटर ऑब्जर्व होते हैं और बॉडी के प्लांट के चारों तरफ पहुंच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। अभी तो हमने वाटर और रॉ मटेरियल्स की बात की, अब हम देखते हैं कि फूड के ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। देखिए, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। फ्लोएम क्या करती है, फूड को ट्रांसपोर्ट करती है लीफ से, क्योंकि लीफ में ही फूड बनते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर देती है। एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें जो फ्लोएम को एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी। एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं ना। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द टिश्यू इंक्रीज कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। और इसका क्या होता है, इसके वजह से एज ए रिजल्ट जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, ठीक है, फ्लोएम जो एक यूटिलाइज करता है हमारा एटीपी, जिसके वजह से क्या होता है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है टिश्यू के अंदर और वो इंक्रीज करता है क्या, वाटर को मूव करने में एक सिचुएशन क्रिएट करता है। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टू द टिश्यू हुई हैव लेस प्रेशर। और देखिए, मोर प्रेशर जो लेस प्रेशर जिद होता है, एक ये ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस होता है, तो ये करता है मूव, क्या करता है, मटेरियल्स को फ्लोएम के अंदर मूव करता है, ठीक है। एंड दिस इज हेल्पफुल इन मूविंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्लांट। और ये हेल्पफुल होता है क्या, मटेरियल को मूव करने में, जो फूड मटेरियल्स है वो प्लांट में मूव करने के लिए अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड, प्लांट के नीड के अनुसार। मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि वो स्प्रिंग सीजन हो जाते हैं जब प्लांट्स की बर्ड को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, वो कली को खिलने के लिए, तो इस तरह से डिफरेंट बॉडी पार्ट जिसको जितना ज़रूरत है उस तरह की एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल भी हम मेंशन कर दिया है, फॉर एग्जांपल द फूड मटेरियल सच एज द सुक्रोज, जो सुक्रोज फूड मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग दिस एटीपी एनर्जी। तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से एटीपी से एनर्जी लेके सुक्रोज को, कहाँ पर, आपकी प्लांट के बर्ड जो जिसको यह ग्रो होने के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, प्लांट का जो ग्रोइंग स्टेज में होता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्लांट। तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द नेफ्रॉन। लास्ट वीडियो में हमने इसको कंप्लीट किया था। नेफ्रॉन की आप स्ट्रक्चर भी बनाइए, फंक्शंस भी उसके लिखिए और डायग्राम भी बनाइए, ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो इसे भी हम देख लेते हैं। मैंने आपको जो सिंपल डायग्राम बताया था उसको आप मॉडिफाई करके थोड़ा बना सकते हो। बुक की अगर डायग्राम बना सको तो बहुत बढ़िया होगा, और नहीं तो आप सिंपल डायग्राम से काम चला सकते हो, पर लेबलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए। नेफ्रॉन आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी। सभी को पता है किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है जो कि फिल्टरिंग यूनिट होता है, वही फिल्टर करता है। ईच किडनी पोजेसेस लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मिलियन। हर किडनी के अंदर में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, जैसे कि 1 से लेके 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स हो सकते हैं किडनी के अंदर। एंड द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन आर ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल एंड लॉन्ग रेनल ट्यूबल। तो जो मेन कंपोनेंट है हमारे जो क्या मेन कंपोनेंट होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किडनी के मेन कंपोनेंट है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के अंदर अगर देखें तो नेफ्रॉन्स के मेन कंपोनेंट्स क्या है, ग्लोमेरुलस है और बोमेन्स कैप्सूल है एंड लॉन्ग रेनल ट्यूब्स है। तो देखिए ये डायग्राम के माध्यम से आपको बताया गया है, ठीक है। ये बुक में जो डायग्राम है यहाँ पर आपको मैंने जब बता रहा था, पढ़ा रहा था इसके बारे में तो बता दिया था। तो देखिए ये आपकी जो कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ये बोमेन्स कैप्सूल है, देख रहे हैं, और यहाँ से ब्लड जो है रेनल आर्टरी से एंट्री करती है, ओके। और इसके अंदर फिर यहाँ से देखिए इस तरह से यू शेप आ गए। यहाँ पर आपकी जो रेस्ट जितने भी इसके अमीनो एसिड्स वगैरह वो ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। और इस पार्ट में आपकी जो वाटर जितने एक्सेस वाटर वो ऑब्जर्व होते हैं। और इसके बाद में यहाँ से ये क्या जो टेबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स से यहाँ से ये चले आते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। और यहाँ से वो चले आते हैं आपकी यूरिनरी क्या जो आपकी जो ट्यूब्स है वहाँ पर चले आते हैं यूरेटर्स में, ओके। यूरेटर्स में सप्लाई हो जाता है, वहाँ पर वो फिर उसके बाद वो यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद यूरेथ्रा से बाहर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये चीज़ देखिए, फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, ये थोड़ा हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स हमने डायग्राम बना दिया और लेबलिंग कर दिया। अच्छा बच्चों, लेबलिंग ना आप वन साइड में कीजिएगा, या तो लेफ्ट साइड में करो या तो राइट साइड में करो, बोथ साइड में लेबलिंग मना है, मत कीजिएगा। नेफ्रॉन की फंक्शन देख लेते हैं। द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी, मैंने दिखाया था जहाँ पर आपकी बोबेंस कैप्सूल है वहाँ पर रेनल आर्टरी से ही ब्लड सबसे पहले सप्लाई होता है किडनी को, एंड व्हिच ब्रांचेस इनटू द मेनी कैपिलरी एसोसिएटेड विद द ग्लोमेरुल्स। तो वहाँ पर जो गुच्छा लाइक मैंने बताया था, गुच्छा जैसा हो जाते हैं, वो वहाँ पर बहुत सारे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। एंड द वाटर एंड द सॉल्यूट आर ट्रांसफर्ड टू द नेफ्रॉन्स एट बोमेंस कैप्सूल, और जो वाटर है और बहुत सारे जो सॉल्यूट है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं नेफ्रॉन के अंदर, कहाँ, बोमेंस कैप्सूल में ही ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होती है एक एक करके देखते हैं हम डिटेल्स में। इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब, वो जो कर्व लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, फर्स्ट वाली जो कर्व स्ट्रक्चर वो प्रॉक्सिमल ट्यूब होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, सम सब्सटेंसेस सच एज एमिनो एसिड, ग्लूकोज एंड सॉल्ट आर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड एंड अनवांटेड मॉलिक्यूल्स आर एडेड इनटू द यूरिन। और वहाँ पर जो पहले वाली जो कर्व है जिसका नाम हमने क्या रखा था, प्रॉक्सिमल ट्यूबल, प्रॉक्सिमल ट्यूबल, जो वहाँ पर वो जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वो ऑब्जर्व हो जाते हैं और अनवांटेड मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐड हो जाते हैं यूरिन में। उसके बाद क्या होता है, द फिल्ट्रेट देन मूव्स डाउन इनटू द लूप क्या हैनली वेयर मोर वाटर इज ऑब्जर्व। आपको मतलब बताया था जो यू शेप्ड की जो फिगर है वहाँ पर क्या होते हैं, फिर फिल्ट्रेट से वो नीचे आ जाते हैं, डाउन चले आते हैं, और वहाँ पर जो एक्सेस वाटर होते हैं वो ऑब्जर्व हो जाते हैं। आपकी यूरिन में 95% वाटर होता है ना, तो उसमें जो आपकी यूरिया और यूरिक एसिड कंटेंट करता है, उसके साथ साथ जो यूरिन में वाटर भी होते हैं, जो कि ये लूप हैनली में एक्सेस वाटर जो होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं। फ्रॉम हियर द फिल्ट्रेट मूव्स अपवर्ड इनटू द डिस्टल ट्यूबल एंड फाइनली टू द कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद क्या होते हैं, ये लूप हैनली से मूव करते हैं, यू लाइक जो शेप होते हैं, उसके बाद वो अपवर्ड मूव कर जाते हैं, और वहाँ पर क्या होते हैं, दैट फाइनली टू द कलेक्टिंग डक्ट। वहाँ से क्या होता है, वो फिल्ट्रेट मूव करते हैं अपवर्ड, और वो उस अपवर्ड ट्यूब को हम क्या कहते हैं, डिस्टल ट्यूबल। ठीक है, उसके बाद वो कलेक्टिंग डक्ट जहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है उधर पहुँच जाते हैं, नेफ्रॉन के अंदर ये सब हो रहा। फिर कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट्स द यूरिन फ्रॉम द मेनी नेफ्रॉन, और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करते हैं, एंड द यूरिन फ्रॉम ईच किडनी एंटर्स द लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द यूरेटर। दोनों किडनी से एक एक पाइप निकल के आया है, यूरेटर, वहाँ वो उस यूरेटर में आ जाते हैं, और फ्रॉम द यूरेटर इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर। और यूरेटर जो दोनों यूरेटर कनेक्ट होते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पर कि स्टोर होते हैं यूरिन, और उसके बाद देन इनटू द यूरेथ्रा। उसके बाद हम जब टॉयलेट फिल करते हैं तो यूरेथ्रा से वो बाहर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the methods used by plants to get rid of excretory product? प्लांट कौन कौन सी मेथड अपनाती है अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर करने के लिए, तो इसको देख लेते हैं। प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल। प्लांट की एक्सक्रीशन का स्ट्रेटेजी एनिमल की एक्सक्रीशन स्ट्रेटेजी से बिल्कुल अलग है। दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के माध्यम से वो एक्सेस वाटर को प्लांट जो थ्रो करते हैं और प्लांट एक्सक्रीट करते हैं। For other waste, plants use the fact that many of their tissue consist of dead cell and that they can even lose some part such as leaves। तो देखिए ये जो अदर वेस्ट है, दूसरे जो वेस्ट है आपको, उसको वो कैसे बाहर करती है। प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। प्लांट के अंदर बहुत सारा डेड सेल होते हैं, तो इसका वो फायदा उठाते हैं, एंड दैट दे कैन इवन लॉस सम पार्ट्स सच एज लीफ। और लीफ से भी कुछ वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करते हैं। ठीक है, उसके डेड सेल्स के माध्यम से, उसके लीव्स के माध्यम से, ट्रांसपीरेशन के थ्रू से ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करते हैं। मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल। और बहुत सारे प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट हो सेलुलर वैक्यूल में जमा होते हैं, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स मे बी स्टोर्ड इन द लीफ दैट फॉल ऑफ। तो जो पत्ता झड़ने वाला होता है वहाँ पर भी प्लांट अपना वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर एज रेजिन गम स्पेशली इन द ओल्ड जाइलेम। और पुराने जो जाइलेम होते हैं वहाँ पर रेजिन और गम के माध्यम से आपकी जो वेस्ट प्रोडक्ट जमा होता है। हम इस रेजिन को यूज़ करते हैं, हमारे लिए बहुत ये कीमती है। गम्स जो है उसके जो अट्ठा होते हैं, ठीक है,
पेस्ट होते हैं, ये सब हम यूज़ करते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन प्लांट के लिए तो ये वेस्ट प्रोडक्ट ही है, जो कि ओल्ड जाइलम से निकल जाती है, रेजिन और गम के माध्यम से वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट की निकलती है। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम, और प्लांट क्या करते हैं, रूट के माध्यम से भी जो सॉइल में कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को भी वो रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, जो यूरिन की अमाउंट है, कितना अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस होगा, उसे कौन रेगुलेट करता है, कैसे रेगुलेट होता है, वो देखते हैं। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर एंड डिजॉल्व वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी। तो द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर एंड डिजॉल्व वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी। बॉडी के अंदर कितना एक्सेस वाटर है, कितना डिजॉल्व वेस्ट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना यूरिन प्रोड्यूस होगा। सम अदर फैक्टर सच एज हैबिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड हार्मोन सच एज एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ये जो है अल्सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द यूरिन प्रोड्यूस। और दूसरे तरीका क्या है, जो अमाउंट ऑफ यूरिन, कितना अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होगा, उसको डिपेंड, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हैबिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की हैबिट के ऊपर भी डिपेंड करता है। और एक हार्मोन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर, हार्मोन, जिस हार्मोन का नाम हम क्या बोलते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है, ADH, ये आपको डिसाइड करता है, रेगुलेट करता है कितना यूरिन प्रोड्यूस होगा। तो बहुत सारे लोगों में ये जो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होते हैं ADH, जिसके वजह से वो बार बार टॉयलेट फिल करते हैं। आपके भी फ्रेंड सर्कल में देखिएगा होंगे, हर पीरियड में वो टॉयलेट के लिए जाते हैं, किसके वजह से, ये एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे इंटेक्स क्वेश्चन बुक्स के अंदर जितने भी थे चैप्टर 1 के आपके लाइफ प्रोसेसेस के, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को भी हम हैंडल करेंगे। तो बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा, पढ़ाने का समझाने का तरीका अच्छा लग रहा, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, टिल देन बाय, थैंक यू।